हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज है 27 अप्रैल और आज के न्यूज़पेपर में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कौन सा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट जो आज की न्यूज़ है, जिसमें एक चीज़ लिखी गई है कि एक्ट अगेंस्ट कम्युनल हेट सुप्रीम कोर्ट टेल्स 2 स्टेट। यहाँ पे 2 स्टेट को ये बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो कम्युनल हेट फैलाई जा रही है उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ एक्ट करना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, आपने इस चीज़ को ध्यान से समझना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बीजेपी रूल्ड 2 स्टेट है, एक तो है उत्तराखंड और दूसरे उत्तर प्रदेश, उसमें आपको खुद ही एक करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। हम बाकी स्टेट्स या यूटीज़ में देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आती दिखाई दे रही हैं, तो आप अपनी स्टेट में क्या लो, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में करेक्टिव मेजर्स लो, जिसमें के धर्म संसद इवेंट्स जो हो रहे हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम्युनल हेट है जो वो फैलाई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो चीफ सेक्रेटरीज है ये दोनों स्टेट के, उनको ही रिस्पॉन्सिबल हम मानेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ द कम्युनल हेट इन 2 स्टेट्स में देखने को मिलती है। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरीज, होम सेक्रेटरीज एंड द पुलिस इन दी स्टेट्स वर बाउंड टू स्टॉप द हेट क्राइम एंड फॉलो द प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट हेट क्राइम लेड ऑन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट। मतलब क्या है प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव का? देखिए, एक तो चीज़ होगी प्रिवेंट, किसी भी चीज़ को होने से पहले रोकना, प्रिवेंट करना, उसको मैं बोलता हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन। और दूसरा आ जाता है प्यूनिटिव। ठीक है, प्यूनिटिव में अगर किसी ने कोई चीज़ कर दी तो उसको पकड़ना, वो आ गया प्यूनिटिव। तो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दोनों मेजर्स को लेने की यहाँ पे बात की जा रही है कि एक अच्छे वे से आप यहाँ पे मेजर्स लो ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से रह पाएँ, भाई वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता क्या चल रहा है कि जो क्रिमिनल हेट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, हमें दिखाई दे रही है। हमने कल परसों भी एक न्यूज़ भी की थी जिसमें हमने देखा कि जो इंडिया का रैंक है वो रिलीजियस फ्रीडम है वो बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, और मोर ओवर ये जो चीज़ें हैं, आप अगर चाहे हम दिल्ली में देखें या किसी और जगह पे भी देखें, तो ये कम्युनल जो हेट्रेड है वो बहुत ज़्यादा हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की डेट में वो है मोर कोविड जैब्स फॉर चिल्ड्रन गेट्स नॉट। जो DCGI है उन्होंने ट्यूसडे को अप्रूव कर दिया कि इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथोराइजेशन फॉर दी 2 एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन इन चिल्ड्रन बिटवीन 5 एंड 12। ठीक है जी, तो यहाँ पे और देखते हैं इसके बारे में हमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती हैं। एक तो होता है CDSCO, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एक तो होता है यहाँ पे CDSCO क्या है? एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है जो कि अपने फंक्शन करती है साइंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। और इसके मेजर फंक्शन क्या है? रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। जैसे हमने कोई इंपोर्ट करना है ड्रग्स का, ठीक है, तो उसके ऊपर जो रेगुलेटरी कंट्रोल रहेगा वो किसका रहेगा? CDSCO का रहेगा। हाँ, इन्होंने ये क्या करता है? CDSCO अप्रूव करता है न्यू ड्रग्स को, क्लिनिकल ट्रायल्स को, ये सारा काम किसका है? CDSCO का। और ये अप्रूव करेगा सर्टन लाइसेंस एज सर्टन लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, एज अ सर्टेन लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी। भाई ये तो हो गया CDSCO के बारे में, लेकिन हमें DCGI के बारे में ऑब्वियसली पता होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबल है, अप्रूव करता है लाइसेंसेस और स्पेसिफाइड कैटेगरीज। मैंने ऊपर क्या बताया था, जो CDSCO है वो सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी, मतलब अप्रूव करता है सर्टेन लाइसेंसेस। ठीक है, सर्टन लाइसेंसेज एज सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी। लेकिन जो DCGI है वो रिस्पॉन्सिबल है, अप्रूव करेगा लाइसेंसेज ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज, जैसे कि ड्रग्स सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, IV फ्लूइड्स हो गए, वैक्सीन हो गए और सेरा इन इंडिया। और ये अंडर आता है किसके? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के ये अंडर आता है। ये चीज़ आपने यहाँ पे क्या करनी है? प्रॉपर वे से याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में उसको रिवीजन के लिए बाद में रख सकते हो। यहाँ पे आगे बात करेंगे, UP CM आस्क मिनिस्टर्स ऑफिसर्स टू डिक्लेयर एसेट। यहाँ पे जो UP के चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये बोल दिया कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं या फिर जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको जो अपने एसेट्स हैं उसको पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए कि मेरे पास 2 गाड़ी हैं जी, 2 घर हैं, मेरे पास 1 घर है, या फिर कोई घर नहीं है, या फिर इतना जो भी आपके पास एसेट है उसको, चाहे वो कोई IAS ऑफिसर है, चाहे कोई PCS ऑफिसर है, वो सबको जो अपने अपने एसेट्स है उसको पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। हेल्दी डेमोक्रेसी का ये पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड
द मिनिस्टर्स IAS एंड PCS ऑफिसर्स टू डिक्लेयर द एसेट ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। अपने एसेट तो कर ही करो, लेकिन फैमिली मेंबर्स के भी करो, ताकि देखा जाएगा 1-2 साल में या 3 साल के बाद में जो एसेट्स की गिनती है वो कितनी इंक्रीज होती है हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे चीज़ हमको देखने को मिली है, और ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, गवर्नेंस वाले पार्ट में यू कैन यूज़ दिस न्यूज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ में यहाँ पे क्या है, ये तो कुछ और ही आ गया था। नेक्स्ट न्यूज़ में हम बात करते हैं रिगार्डिंग पंजाब सीज इंक्रीज इन दी प्राइवेट वीट परचेज। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ टाइम के लिए, साल या 1 या 1.5 साल के लिए हमने एक प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट दी 3 फार्म लॉज। ठीक है, और उसमें जो मेन कंसर्न था वो यही था कि जो लोग हैं वो जो प्राइवेट कंपनीज है वो वहाँ पे आके जो पंजाब में आके या फिर हरियाणा में आके या पूरी कंट्री में आके जो एक्सप्लॉइट करना वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब ये सेम चीज़ देखी जा रही है कि अगर हम अप्रैल 25 तक का डेटा लगा के चलें तो जो राबी मार्केटिंग सीज़न है यहाँ पे पंजाब की जो मंडीज़ है वहाँ पे कुछ ना कुछ जो प्राइवेट बायर्स हैं वो भी यहाँ पे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 91 लाख टन ऑफ वीट आई है तो उसमें से 86 लाख तो वैसे मंडी में ही जा रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज बाय कर रही हैं, लेकिन 4.6 लाख जो टन वो जो वीट है वो प्राइवेट बायर्स यहाँ पे परचेज करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, और अगर इसमें अगर हम बात करें ऑन दी एक्सेप्शंस ऑफ ग्लोबल वीट प्राइस, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्लोबल वीट प्राइस टू मूव फर्दर। उनको पता है कि जो ग्लोबल वीट प्राइस है वो आगे जाके बढ़ेगा, तो जो प्राइवेट बायर है वो उसको खरीदने की कोशिश कर रहा है। और जो MSP है वो 2015 पर क्वांटल, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा वो जो ज़्यादा पैसा वो यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। और पंजाब एक्सपेक्टेड है इस बार के टच करेगा 150 लाख टन को, और जिसमें से 110 लाख टन जो वीट है वो मार्केट में आएगी, मतलब अराइव इन दी मार्केट, और जो बाकी है वीट हैव सोन ऑन अराउंड 35 लाख हेक्टेयर इन दी स्टेट। पंजाब की जो हार्वेस्ट है इस बार की वो बम्पर हुई है, 182 लाख टन की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो वो आपने याद रखनी है कि किस तरह से कि पहले कुछ और था, अभी कुछ और जो चीज़ है वो दिखाई देती नज़र आ रही है। यहाँ पे जो चीज़ है कि भाई जो मे बी इन फ्यू केसेज द प्राइवेट बायर्स हैव पेड ₹5 to 10 पर क्वांटल ओवर दी MSP। जितना MSP है उससे 5 से 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, तो पर क्वांटल पता नहीं वहाँ पे मतलब जो चीज़ है वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने के बाद अगर ये चीज़ दिखाई दे रही है तो वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पैदा होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो किस चीज़ को रिलेट कर रही है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर 90th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगी शिवागिरी पिलग्रिमेज। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि उन्होंने क्या बोला। पहली चीज़ उन्होंने बोली कि जो पीपल ऑफ द कंट्री है, जो इंडियंस हैं, उनकी सिर्फ एक कास्ट है, वो है इंडियंस। ठीक है, या फिर इंडियनस। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे बोली। नंबर 2 उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है, सर्विस और ड्यूटी का। ठीक है, और जो सबसे बड़ी मदर है वो कौन है, सबसे बड़ा हेड वन गोड जो है सबसे बड़ा वो कौन है, मदर इंडिया। सो श्री नारायण गुरुज एग्जॉशन ऑफ वन कास्ट, ठीक है, एक कास्ट, वन रिलीजन, एक ही रिलीजन होना चाहिए, और वन गॉड गिव्स अ स्पिरिचुअल डायमेंशन टू अवर पेट्रियोटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि भाई एक ही कास्ट है सबकी, जो कि इंडियंस है, और एक ही यहाँ पे रिलीजन है, वो कौन सा है, यहाँ पे हमें रिलीजन हमारा है, एक ही धर्म है हमारा कि सर्विस एंड ड्यूटी, और एक ही गॉड है वो है मदर इंडिया। तो इन्हीं यहाँ पे जब उन्होंने नाम लिया श्री नारायण गुरु का, तो हमें श्री नारायण गुरु जी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो ये पार्ट है वो किस चीज़ का है, GS1 का पार्ट है, और GS1 में क्या है, हिस्ट्री का पार्ट है, GS1 हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे जो हमें पता है चीज़ कि श्री नारायण गुरु एक कैटलिस्ट की तरह उन्होंने काम किया, एक लीडर थे जिन्होंने ऑप्रेसिव जो कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई। वो उनका बॉर्न कहाँ पे हुआ, नियर एक थिरुवनंतपुरम एक विलेज है जो कि केरला में है, वहाँ पे हुआ। और वो एक जो कास्ट है वो इजवाहा जो कास्ट है वहाँ से बिलोंग करते थे। जो श्री नारायण गुरु थे उनका एक्सपीरियंस था डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द अपर कास्ट ऑफ सोसाइटी। बहुत ही ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया श्री नारायण गुरु के साथ, खुद का उनका एक्सपीरियंस था, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। और उनकी जो फिलॉसफी है वो एडवोकेट करते थे सोशल इक्वालिटी में, एजुकेशन फॉर ऑल और स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट। ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, और स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की यहाँ पे वो बात करते थे।
सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी क्या है, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्लोगन जो हमने अभी अभी पढ़ा कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल का यहाँ पे उन्होंने स्लोगन दिया। और 1888 में उन्होंने एक काम किया, उन्होंने फर्स्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा मतलब बनाया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि वेयर एन आइडल वॉज ऑर्डिनेटेड बाय ए नॉन ब्राह्मीण। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो ब्राह्मण्स ने यहाँ पे कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिजिड बनाया हुआ है, उसको ख़त्म करते हुए उन्होंने बोला कि भाई हम लोग भी अपने आप से ये चीज़ें कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इन लोगों की। तो यहाँ पे ये जो स्टेप था ये एंटी कास्ट रेवोल्यूशन अगेंस्ट दी अपर कास्ट ब्राह्मण कम्युनिटीज़। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमें नज़र आता है। तो 1903 में इन्होंने एक चीज़ इस्टेब्लिश की, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया जिसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपलम योगाम एज द फाउंडर एंड द प्रेसिडेंट। So he had set up more than 40 temples across the state as an active protest to permit lower caste people to enter temples। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल। तो ये जो चीज़ें स्टार्ट की वो कुछ जो लीडर्स हमारे आए उनके बाद में ये चीज़ें स्टार्ट होगी। लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उतने लेवल का नहीं लेकिन थोड़े लेवल का। आगे चलते हैं। एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो बिलोंग्स टू GS1 हिस्ट्री प्लस सोसाइटी, GS1 का ही सोसाइटी। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी तो ये जो टॉपिक है वो वहाँ पे मैच करता आपको नज़र आएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो मैक्रन्स री इलेक्शन, ठीक है, अ विक्ट्री विद चैलेंजेस। तो यहाँ पे प्रॉपर देखो सारा डेटा, ये वाला जो सारा डेटा है वो दिया हुआ है कि किस तरह से इलेक्शन कैंपेन हुआ, क्या क्या बातें हुई, कितनी वोटिंग परसेंटेज आई है, क्या क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए था, फलाना ढिमकाना, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे दी हुई है। लेकिन फ्रेंच वोटर्स गेव प्रेसिडेंट मैक्रोन हिज सेकेंड टर्म एंड यूरोप हीव्ड अ कलेक्टिव साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये सारा का सारा ये लास्ट पैराग्राफ में हम अगर सीधा जंप करते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा, क्योंकि बाकी तो सारा डेटा दिया हुआ है विच इज़ नॉट ऑफ यूज़। ठीक है, तो कोई भी यूज़ का नहीं है हमारे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो पोर्टुगीज़, मैं आपको बता दूँ, पोर्टुगीज जो लिखा हुआ ना वहाँ पे कि यूरोप के जो बाकी के भी रीजन्स है वहाँ पे उन्होंने सांस लिया, तो वो क्या है, वो चीज़ क्या है। देखो पोर्टुगीज़ एंड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर अंटोनियो कोस्टा, ठीक है, पेड्रो एंशियस और जर्मन चांसलर अल्फा स्कॉल्स, उन्होंने ऑपरेशन ईडी इन दी ले मॉन्डे ऑन अप्रैल 21 किया, जहाँ पे फ्रेंच वोटर्स को उन्होंने अर्ज किया कि जो मिसिस लेपेन है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे रिजेक्ट करना चाहिए। सो जब ये चीज़ आई, अब सामने आ रही है कि भाई वो जीत चुके हैं, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि भाई जो विक्ट्री हुई है, ठीक है, यहाँ पे वो सही है। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया के पास भी कुछ रीज़न है हैप्पी होने के लिए मिस्टर मैक्रोन्स विक्ट्री के ऊपर, क्योंकि इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो इस्टेब्लिश हुई 1998 में और एक्सपेंड हुआ टू कवर द कोऑपरेशन इन द डिफेंस, न्यूक्लियर एंड स्पेस सेक्टर, क्लाइमेट इश्यूज एंड रिन्यूएबल्स, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बायलैटरल विजिट पे जाएंगे, कहाँ पे, जर्मनी और डेनमार्क में। होते होते वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज वहाँ पे भिजवाया जा सकता है। आगे है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज़ मिशन अंत्योदय शुड नॉट फॉल बाय द वे साइड। मिशन अंत्योदय, ठीक है, मिशन अंत्योदय के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट किया गया लोकल गवर्नमेंट को कि वो प्रिपेयर कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। और ये जो आर्टिकल कहाँ पे लिखा, कहाँ पे हुआ, ये आर्टिकल 243G एंड 243W। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। पहले तो ये चीज़ आपने प्रीलिम्स बेस्ड ये चीज़ याद रखनी है। और दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू नॉट ओनली GS3, ठीक है, लेकिन इसको हम रिलेट कर सकते हैं GS1 के साथ में, सोसाइटी के इशू के साथ में। GS2 के साथ में भी वी कैन रिलेट दिस टॉपिक बिकॉज ऑफ द some kind of governance issues related to this article। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं आगे। सेवरल कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन और मेजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ग्राम सभा हो गया, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हमें दी हुई है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, और रिजर्वेशन टू वीमेन दिया हुआ है, पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, SC ST को रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन की तरफ हमें लेके चलती हैं, लेकिन ये कितना ठीक है कितना नहीं वो आगे बात करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ देखी जा रही है, इंडिया की डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो प्लान है, ये काफ़ी हद तक फेल हो चुका है। ठीक है, ये आर्टिकल आर्गूमेंट करता है कि ये जो मिशन अंत्योदय प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया 2017-18 में, ठीक है जी,
तो ये कितना प्रॉमिसरी है या फिर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये लेकर आया है या नहीं लेकर आया है। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो एक नोडल एजेंट्स यहाँ पे एक्ट करते हैं टू टेक दी मिशन फॉरवर्ड। जो भारतीय जनता पार्टी है वो 2014 में 2014 में यहाँ पे पावर में आती है और इनके पास काफ़ी कुछ था जहाँ पे ये लोग जो थे वो काम कर सकते थे। जैसे कि जो पहले से पॉवर्टी लाइन हम मेजर करते आ रहे थे वो था कैलोरी इनटेक, ठीक है। कैलोरी इनकम जो मेजर था वो हम करते थे, वो हम यहाँ पे लेकर आते थे, जो कि प्लानिंग कमीशन ने यहाँ पे ऑप्ट किया हुआ था। तो वो एक फेल्ड चीज़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे वे से प्रूव नहीं हो पाई, तो वो एक ठीक करने के लिए यहाँ पे काम था। फिर अगर हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक या फिर कास्ट सेंसिस 2011 की, वो भी एक यहाँ पे अच्छे वे से हमें काम करता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगर हम डेटा को उठा के चलें तो 90% रूरल हाउस होल्ड हैं जो वो नो सैलरीड जॉब्स हैं, 53.7 मिलियन हाउस होल्ड लैंडलेस हैं। मतलब इस तरह का डेटा है। 6.8 मिलियन फीमेल हेडेड हाउस होल्ड हैं। तो इस तरह का डेटा है जो कि एक पुअर डेटा जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि हमें दिखाई देता है। सो पैराडॉक्सिकली अगर हम बात करें, ये जो कंट्री वहाँ पे ये डेटा हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पे हम ₹3 ट्रिलियन हर एक साल में रूरल पुअर बजट में, सेंट्रल स्टेट बजट हो गया, बैंक रेटेड लिंक्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा हम देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें ये पुअर डेटा देखने को मिल रहा है तो कोई ना कोई तो मेजर प्रॉब्लम है, चाहे वो स्कीम में हो चाहे वो इंप्लीमेंटेशन में हो। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखना चाहिए। अब की गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव था मिशन अंत्योदय का, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज थ्रू दी कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स दैट एड्रेस मल्टीपल डेप्रीवेशन ऑफ द पॉवर्टी की जो मल्टीपल डेप्रीवेशन है उनको सॉल्व करना, ये जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था मिशन अंत्योदय का है, नॉट था, है कि इंश्योर करें ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज जिससे कन्वर्जेंस हो वेरियस स्कीम्स की। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और ये सपोर्ट हुआ बाय एन एनुअल सर्वे, ठीक है, इसको सपोर्ट किया गया बाय एन एनुअल सर्वे। यहाँ पे अगर हम और बात करें तो ऑल्सो डेटा रिगार्डिंग हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, गुड गवर्नेंस, वाटर मैनेजमेंट एंड सो ऑन आर ऑल्सो कलेक्टेड। अगर हम बात करते हैं गैप्स इन दी ग्राम पंचायत की, तो मिशन अंत्योदय जो सर्वे है वो 2019-20 का फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा दैट शेड लाइट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप फ्रॉम 2.6 लाख ग्राम पंचायत। तो अभी आपने ये चीज़ मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया कि ये वाला जो प्लान है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, उसके लिए हमारी कुछ और चीज़ें भी बनाई गई हैं लेकिन वो फेल होती दिखाई दे रही हैं। तो ये जो मिशन अंत्योदय के बारे में एक आर्टिकल इन्होंने दिया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, ये बताया गया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया गया कि उनके आगे क्या क्या ये चीज़ें थी जिसको वो चेंज कर सकते थे। अगर हम डेटा की यहाँ पे बात करें तो बहुत ही पुअर डेटा हमें दिखाई दे रहा है, और ये बात हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ₹3 ट्रिलियन पर ईयर हम यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में लगाते हैं, लेकिन ये डेटा फिर भी हमें पुअर डेटा दिखाई देता है। तो इसका की ऑब्जेक्टिव था ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो अभी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अब से पहली बार सर्वे किया गया है, मिशन अंत्योदय सर्वे, जहाँ पे हमने डेटा को कलेक्ट किया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स के बारे में हमें बताएगा। तो यहाँ पे स्टेट वाइज ब्रेकअप किया गया है और 100 में से पॉइंट्स दिए गए हैं कि किसको कितने पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, केरला टॉप कर रहा है 34.96% ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट, जो कि अपर वाले एरिया में आते हैं, और केरला को जो है वो फॉलो करता है गुजरात। लेकिन अगर हम बात करें तो 100 में से कुछ ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिसके जो पॉइंट है बिलो 10 स्कोर है, और वो ओनली 15 ग्राम पंचायत हैं। लेकिन बिलो 40 रेंज में अगर मैं बात करूं तो अ फिफ्थ ऑफ ग्राम पंचायत, अगर 100 है तो 20 ग्राम पंचायत ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जो कि बिलो 40 की रेंज में आती हैं। मतलब जो भी ये इंडेक्स बनाए उसकी रेंज में। और एक और जो यहाँ पे चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ये जो गैप है, ये रिपोर्ट एंड कॉम्पोजिट इंडेक्स, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस होना चाहिए था, एक डिस्टेंट गोल हमें दिखाई दे रहा है। इवन आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, नियरली 75 ईयर्स इनटू द इंडिपेंडेंस। आपको पता है ये जो चीज़ें हैं 73rd अमेंडमेंट हो गया, 74th अमेंडमेंट हो गया, जो भी डिसेंट्रलाइजेशन जब हम ग्रास रूट लेवल पे लेके जा रहे हैं तो उसको 30 साल हो चुके हैं, कहते अभी भी ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। और 75 ईयर्स इनटू द इंडिपेंडेंस होने वाले, तो ये जो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, और रेक्टिफाई दीज लैप्सेस, ये जो चीज़ें इसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ये जो इसका स्कोप है टू रिड्यूस द ग्रोइंग रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज इज ट्रेमेंडस। ठीक है, स्कोप क्या है, रिड्यूस करना है। अगर आपने रूरल और अर्बन ग्रोइंग ये जो डिस्पैरिटीज है वो बहुत अच्छा एक स्कोप है, आप कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि जैसे
अगर काम करना हो, यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गई, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस पे काम किया जाएगा तो जो ग्रोथ है वो लोगों की भी होगी और कंट्री की भी ग्रोथ हमें दिखाई देगी। बट देर कोई भी ऐसा सीरियस एफर्ट नहीं है जो कि इसको आगे लेके जाए। ठीक है जी। टू कन्वर्ज रिसोर्सेज, जैसे कि एमजी नरेगा चल रहा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मतलब इस तरह से आपको इसको कन्वर्ज कर देना चाहिए ताकि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसेस है वो ठीक रह पाए। ठीक है जी। सो अनदर लैप्स इज द फेलियर टू डिप्लॉय द डेटा टू इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म। तो फिस्कल फेडरलिज्म की भी यहाँ पे बात की जा रही है। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है कि आप नीचे तक फिस्कल पॉलिसी को लेकर जाओ, आप नीचे तक मतलब जो है वो डेवोल्यूशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन करो, वर्टिकल डेवोल्यूशन करो, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लेकर आओ, जिससे जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल मतलब सेल्फ गवर्नमेंट है, वो एम्पावर हो सके और वो अपना आपसे काम अच्छे वे से कर पाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग द इंडियाज डेजिग्नेशन बाय द USCIRF। पहली चीज़ तो USCIRF ये किस चीज़ का नाम है, ये है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट है, बाई पार्टीसन है। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि क्रिएट की थी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 से। ठीक है, 1998 का भाई साहब एक एक्ट आता है जिसका नाम है IRFA, और इससे एक चीज़ आई मेरे पास USCIRF। इसका मैंडेट क्या था? टू मॉनिटर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस ग्लोबली एंड मेक पॉलिसी रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द कांग्रेस। ठीक है, तो ये कोई एनजीओ नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपने याद रखना है। मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये कोई एनजीओ नहीं है, ये एक कांग्रेशनली क्रिएटेड एंटिटी है जो कि एक एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इट इज़ लेड बाय 9 पार्ट टाइम कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड लीडरशिप ऑफ बोथ पॉलिटिकल पार्टीज इन द हाउस एंड द सेनेट। तो आपने याद रखना है USCIRF किससे बना? 1998। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया भाई लोग कि IRFA 1998 और ये कोई एनजीओ नहीं है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? इन्होंने भाई हमारी कंट्री को कंट्री ऑफ कंसर्न डेजिग्नेट किया है, क्योंकि द कैटेगरी दैट इज द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट परफॉर्मिंग मोस्ट पुअरली ऑन द रिलीजियस फ्रीडम क्राइटेरिया। जो रिलीजियस, मैंने कल भी ये आई थिंक न्यूज़ डिस्कस की है हमने। ठीक है, तो CPC जो है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, वो कंट्रीज है जो कि जहाँ पे अगर हम बात करें विच आइदर इंगेज इन और टॉलरेट पर्टिकुलरली सीवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। सो टोटल 15 कंट्रीज यहाँ पे रिकमेंड होती दिखाई दे रही हैं फॉर द CPC डेजिग्नेशन। और ये जो USCIRF डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द US गवर्नमेंट, ये यहाँ पे आप बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उसके लिए वो आगे कुछ काम कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि 2021 की जो रिपोर्ट है कि रिलीजियस फ्रीडम जो इंडिया में वो वर्स हो चुकी हैं। UAPA की जो एक्ट है वो हाईलाइट किया गया है। इस हमारे साथ में 15 और कंट्री है जिसको CPC डिक्लेयर किया है, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, एरिट्रिया हो गया, ईरान हो गया। अब बर्मा यहाँ पे आपने चीज़ों को याद रखना है, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो इस जगह पे हम यहाँ पे दिखाई देते हैं। पाकिस्तान यहाँ पे भाई लिखा तो हुआ, 2 बार लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपने ये जो चीज़ें हैं इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये 15 कंट्रीज को भाई याद रखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, USCIRF है क्या, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न क्या है, इंडिया को मिला है नहीं मिला है, वो चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, ये चीज़ एक और जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये पहली बार हुआ है, नहीं, काफ़ी बार हो चुका है पहले भी। ये हमें जो चीज़ है, ये अवार्ड हमें पहले भी मिल चुका है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर फ्री स्पीच थ्रू पेड सब्सक्रिप्शन। यार ये जो चीज़ है कि उन्होंने बोल रहे हैं कि जो एलॉन मस्क है, उन्होंने इस पे ना एक कंप्लीट अलग से भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि क्यों ख़रीदा या फिर क्या था, सीन क्या था, कि किस तरह से मार्केट जो है वो ऊपर नीचे जाती थी इनके ट्वीट से। और अगर इनको कुछ ट्वीट करना होता था तो पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में एक अलग से भी वीडियो होनी चाहिए, तो देखते हैं उसके बारे में भी। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मिस्टर मस्क इंटरेस्टेड इन ट्विटर। ठीक है, सो एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्विटर एज लोड हुज ट्वीट्स एट टाइम एग्जिस्ट ऑन द एज ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मैं किस तरह से फ्रीडम, वहाँ पे फ्री स्पीच राइट्स यहाँ पे गारंटी करूँगा, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। इसके बारे में अलग दोबारा फिर न्यूज़ आई है, उसको भी पढ़ेंगे। और ये डील आपको मैं बता दूँ $44 बिलियन की डील हुई है। ठीक है, बाई आउट ऑफर फ्रॉम द टेस्ला एंड स्पेसएक्स CEO इलॉन मस्क।
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज के लिए इम्पॉर्टेंट वो है ये जी इशू दोबारा से चलने वाला है। वैसे तो ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था इशू, हिजाब प्ली। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्लीज़ कि हमें 2 दिन का और टाइम दो। हम इंश्योर किया मीनाक्षी अरोड़ा जो कि एडवोकेट है कि भाई इस जो चीज़ है इसकी जो हिजाब प्ली है वो हम लेके चलेंगे, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि ये जो हिजाब है हिजाब को करना इज़ नॉट अ इसेंशियल प्रैक्टिस इन दी इट वाज नॉट एन इसेंशियल प्रैक्टिस इन दी इस्लाम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो प्ली वो डाली है, तो सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला है कि हम इसको सुनते हैं और फिर इसके बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये साहब है जो जिग्नेश मेवानी जी, इनको 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है असम में। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी होती क्या है। पहली चीज़, पुलिस कस्टडी में आपने याद रखना है कि लॉकअप में रहेगा, पुलिस स्टेशन में रहेगा बंदा। ठीक है, सो मतलब फिजिकल जो कस्टडी है ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रॉबिंग द कंसर्न्ड मैटर। सो अगर जुडिशियल कस्टडी की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, वो जेल में चला जाता है बंदा। देखो दोनों में डिफरेंस है, पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में ही रहेगा बंदा, वहाँ के लॉकअप में रहेगा। लेकिन जब हम जुडिशियल कस्टडी की बात करते हैं तो बंदा जाता है जेल में और वो अंदर होता है मैजिस्ट्रेट। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर नहीं, वो मैजिस्ट्रेट के अंडर होता है। और अगर उसको कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैजिस्ट्रेट पूरी की पूरी उनके पास पावर है, वो जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ है डेजिग्नेटिंग, उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पे बात की जा रही है कि सून आफ्टर दी अरेस्ट, जब अरेस्ट हो जाता है तो अक्यूज्ड को यहाँ पे पुलिस कस्टडी में फॉर अप टू 24 आवर्स रखा जाता है। ठीक है जी, मैक्सिमम। तो उसके बाद में मतलब मैजिस्ट्रेट ही डिसाइड करेगा कि वो पुलिस कस्टडी में जाएगा फिर जुडिशियल कस्टडी में। जो पुलिस कस्टडी है वो मैक्सिमम पीरियड उसका 15 दिन होता है। जुडिशियल कस्टडी का अगर हम बात करें वो 90 डेज हो सकता है। अगर वो इम्प्रिजनमेंट है जो वो 10 साल की, मतलब कोई ऐसा ऑफेंस कर दे कि जिसमें इम्प्रिजनमेंट 10 साल की मिलनी है, और 60 डेज़ की यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी होती है फॉर ऑल अदर ऑफेंसेस। तो इसका मतलब क्या है, आपने चीज़ यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे हम मान के चलें कि ये साहब यहाँ पे जिग्नेश मेवानी जी हैं, तो इनको पुलिस ने उठाया। पुलिस ने जब उठाया यहाँ पे तो 24 आवर्स के लिए पुलिस कस्टडी में रखा। फिर उसके बाद में मैजिस्ट्रेट जी के पास गए, मैजिस्ट्रेट जी ने ऑर्डर दिया कि भाई पुलिस जी आप इसको 5 दिन की पुलिस कस्टडी में रखो, ना कि जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी में किसके अंडर, मैजिस्ट्रेट के अंडर। पुलिस कस्टडी में किसके अंदर, पुलिस स्टेशन में लॉकअप के अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर रहता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ को याद रखना है। डन। चलिए आगे बात करेंगे, इंडियाज़ यूनिक सिंक्रेटिक सोशल फैब्रिक एट रिस्क। कुछ 100 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, कम्युनल हेट्रेड या फिर कम्युनल वायलेंसेस, कम्युनल क्लैशेज हो रही हैं, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। ये एक चीज़ है कि जहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ हेट चल रही है और इसको हमने बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका जो हमारा सोशल फैब्रिक है, यूनिक सोशल फैब्रिक है इंडिया का, वो हमें ख़त्म होता दिखाई देगा नहीं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो आज की इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और नेटफ्लिक्स मिलके 2 मिनट की फिल्म बनाएगी, जो कि जिसका टाइटल रहेगा आज़ादी की अमृत कहानियाँ। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये एक चीज़ है। और लास्टली जो न्यूज़ हमें आज की इंपॉर्टेंट है वो है चाइना इंडिया ऐड कोल प्लांट्स एज ग्लोबल कैपेसिटी एडिशन डिप्स। जो ग्लोबल कैपेसिटी है वो पहले 2000 यहाँ पे लिखा रखा है कि 2020 में राइज हुई थी, लेकिन उसके बाद में ये दोबारा से नीचे जाने लगी। लेकिन चाइना और इंडिया जो वो कोल के कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ना, ये कोल के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किस तरह से वो रिक्वायर्ड है, किस तरह से जीडीपी को टारगेट होता है, किस तरह से जीडीपी के साथ रिलेटेड है, ये मैंने कल ही क्या किया था, डिस्कस किया था। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप आई बटन में जाके उसको क्लिक करिए। आप कल वाली वीडियो भी प्रॉपर देखिए, कल वाली डिस्कशन देखिए, तब ये अच्छे वे से आपको और भी समझ में आ पाएगा। यहाँ पे वही सेम एलॉन मस्क का जो फ्री स्पीच वाला पिच है, वो किस तरह से एडवर्टाइजर्स को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो मिस्टर मस्क हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि फ्री स्पीच होनी चाहिए। लेकिन जब हम फ्री स्पीच की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, हेट स्पीच भी हो सकती है। तो जो एडवर्टाइजर्स हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट करते थे ट्विटर पे, में भी वो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और वो उनको कोई नया प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ सकता है अपनी एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए। लेकिन मतलब पर्सनली मुझे ये लगता है कि ही इज़ अ वेरी जीनियस पर्सन। ठीक है,
तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो कोई पैसे की चीज़ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने देंगे। तो मुझे यही लगता है कि आई थिंक कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इससे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, मे बी, ठीक है, बाकी पता नहीं है। बैटरी फायर इंसिडेंट से काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्रॉम पास्ट 2 और 3 डेज़ या फिर 4 और 5 डेज़, जब ये न्यूज़ आ रही है बैटरी को लेकर के एक्सप्लोजन हो रहा है। तो मैं भी उसी टाइम पे ये बोल रहा था कि यार ये चीज़ हमें ईवीज़ में पीछे लेके जा सकती है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में वाइट गुड्स PLI अट्रैक्ट्स 19 मोर फर्म्स। लेकिन PLI होता क्या है? वाइट गुड्स आपको पता है सारा, ठीक है, लेकिन PLI क्या होता है? ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़, हाउ डज द इंसेंटिव वर्क? इट इज़ अ काइंड ऑफ सब्सिडी टू द सेक्टर, ठीक है, इज़ अ डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बजट टू गुड्स मेड इन इंडिया। तो एक सब्सिडी हो जाएगी एक तरह से, अमाउंट वेरीज फ्रॉम द सेक्टर टू सेक्टर, जो भी सेक्टर को PLI स्कीम मिल रही है वो वेरी करेगा। इज बेस्ड ऑन द डिसएडवांटेज या डिसएबिलिटी फेस्ड बाय द सेक्टर। अब PLI के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं 4 to 6% ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स, ठीक है। पहली चीज़ तो इंक्रीमेंटल सेल होती क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंक्रीमेंटल सेल होती है, लेट्स वे कि पिछले साल का कुछ टारगेट था और जो टारगेट अगले साल वाला कुछ टारगेट था या फिर एस्टिमेट्स थे, वो एस्टिमेट्स को छोड़ते हुए उसको, मतलब वो एस्टिमेट्स में इंक्रीज देखना, वो इंक्रीमेंटल सेल्स कहलाता है। कि इस बार का कुछ एस्टिमेट्स हमने रखा था कि ये टारगेट हमने अचीव करना है, उसमें भी उनको पुश करना कि भाई इससे ज़्यादा करो, वो इंक्रीमेंटल सेल्स है, सेल को ज़्यादा करना, ठीक है। इसमें मेनली टारगेट जो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे टारगेट किया गया था। एलिजिबिलिटी क्या है? सब्जेक्टेड टू थ्रेशोल्ड ऑफ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। यहाँ पे बेस ईयर ऑफ द इंसेंटिव फिक्स्ड फॉर द एलिजिबिलिटी एंड एंटिटी, इंसेंटिव्स अवेलेबल ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स, ठीक है, वो हमने बात किया। बेस ईयर ₹1,000 करोड़ वर्थ गुड्स मेड, इन ईयर 1100 करोड़ वर्थ गुड्स मेड। तो इस तरह से जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है क्या, कि किस तरह से प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम में हम इंसेंटिव देते रहते हैं। जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी उस तरह से हम जो इंसेंटिव है वो वहाँ पे प्रोवाइड करते दिखाई देंगे। लेकिन इंक्रीमेंटल सेल्स पे याद रखना, और इंक्रीमेंटल सेल्स क्या होती हैं कि जो आपका बेस ईयर था, जो आपके एस्टिमेट से उससे ज़्यादा सेल करना, इंक्रीमेंटल सेल्स कहलाता है। सो आज के लिए मुझे लगता है इतनी न्यूज़ है, और आगे आने वाले चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब करिए। बहुत ज़्यादा कंटेंट हम डालने वाले हैं, बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छी चीज़ें इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। सो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने ये लास्ट तक वीडियो देखे तो प्लीज़ इसको आप लाइक और शेयर जरूर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।